नाजरीन, गुज़श्ता चंद रोज़ से आलमी मीडिया के अंदर चीन के 2 इजलासों का बड़ा तस्करा हो रहा है। आज के ब्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2 इजलास से क्या मुराद है, इनकी क्या अहमियत है, ये इजलास इस दफ़ा किन मखसूस हालात में हुए हैं और इनका नतीजा या हासिल क्या रहा है। चीन का निज़ाम हुकूमत बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए आम तौर पर लोग, बल्कि अच्छे खासे समझदार लोग भी इसे समझ नहीं पाते। इसलिए मेरे ख्याल में ये भी ज़रूरी है कि चीन के तर्ज़ हुकूमत पर भी एक नज़र डाली जाए, ताकि हमें इन 2 इजलासों की अहमियत बेहतर तौर पर समझ आ सके। बुनियादी तौर पर 2 इजलास से मुराद चीन के 2 बड़े ऐवानों का बैक वक्त इजलास है, यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) और चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस यानी सीपीपीसीसी। ये 2 बड़े ऐवान जो हैं, इनका इजलास अमूमन चीन के साल शुरू होने में, जो बाहर के साथ चीनी साल शुरू होता है, या आप ये कह लीजिए कि मार्च के पहले हफ्ते में जो है ये इजलास मुनक्किद होते हैं, और अमूमन जो है ये 10 रोज़ तक कमो बेश चलते हैं। इस दफ़ा जो है ये 1 हफ्ते में ही मुकम्मल हो गए, यानी पहले सीपीपीसीसी जो है वो 3 मार्च से 10 मार्च तक चला, और इस दौरान में फिर 4 से 11 जो है वो एनपीसी का इजलास भी साथ में होता रहा। नाजरीन, पहले नेशनल पीपल्स कांग्रेस को समझ लेते हैं। अगर हम अपने निज़ाम से मुआवजा करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये कौमी असम्बली के मुतबादल जो है वो ऐवान है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चीन का तर्ज़ हुकूमत बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए ज़रा तफसील से इसको समझ लेते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होते हैं, इस तरह एनपीसी के इंतखाबात नहीं होते, बल्कि आप चीन के अंदर जो इंतखाबात हैं वो बड़ी निचली सतह से शुरू होते हैं, और जो आम आदमी है वो सिर्फ बुनियादी सतह पे, बिल्कुल नीचे, जैसे हमारे यहाँ बल्दियाती इंतखाब होते हैं, इस तरह वहाँ पे भी गांव में विलेज कमेटीज़ होती हैं, या छोटे शहरों और जिन्हें तो टाउनशिप कहते हैं, वो वहाँ पे पीपल्स कांग्रेस होती हैं। तो उनके लिए तो आम इंतखाबात आप कह लें होते हैं कि उस इलाके के लोग जो हैं वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, लेकिन उसके बाद उससे ऊपर की सतह पे अगर आप आते जाएं, क्योंकि हर सतह पे पीपल्स कांग्रेस होती है। सबसे बुनियादी तौर पे मैंने बताया कि सबसे पहले आपकी टाउनशिप्स हैं, वहाँ पे पीपल्स कांग्रेस होंगी। उसके बाद फिर आप आ जाएं तो ज़िले और काउंटीज़ के लेवल पे पीपल्स कांग्रेस होती हैं। आप उससे ऊपर आ जाएं तो सूबाई सतह पे, जिसमें उनके सूबे भी हैं, प्रीफेक्चर्स भी हैं, ऑटोनमस रीजन्स भी हैं, उस सतह पे जो है वो पीपल्स कांग्रेसेस होती हैं। और फिर जो है ऊपर कौमी सतह पे, जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब इंतखाबात में ये होता है कि पहले लेवल पे तो आम इंतखाब हुए, लोगों ने मुंतखब कर लिया, क्योंकि लोग उनको जानते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब अगला लेवल आता है, तो यानी अगर हम कह लें कि वो काउंटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अगर इंतखाबात हो रहे हैं, तो उसमें फिर आम लोग जो है वो शामिल नहीं होते, बल्कि उसमें सिर्फ जो आपकी टाउनशिप लेवल की जो पीपल्स कांग्रेसेस थी, उनके नुमाइंदे जो थे, मुंतखब नुमाइंदे, अब उसमें सिर्फ वो शरीक हो सकते हैं। तो उन्हीं में से वो नुमाइंदे भी होंगे और वही वोट भी देंगे। तो इस तरह जब आप सूबाई सतह के ऊपर इंतखाबात कराएंगे पीपल्स कांग्रेस के, तो फिर जो है सिर्फ जो काउंटी और ज़िले की जो पीपल्स कांग्रेस थी, उनके नुमाइंदे जो हैं उसमें शिरकत करेंगे, हत्ता कि वो टाउनशिप के जो नुमाइंदे थे वो भी उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। और फिर ऊपर जब आप करते हैं कौमी सतह के ऊपर, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए इलेक्शन कराते हैं, तो फिर उसमें सिर्फ जो सूबों के लेवल के होते हैं, जिसमें मैंने कहा कि उनके ऑटोनमस रीजन्स और प्रीफेक्चर्स वगैरह शामिल होते हैं, तो उस लेवल के जो नुमाइंदे होते हैं सिर्फ वो उसके अंदर शिरकत करते हैं। अच्छा, इसका एक तो ये है कि वो मुख्तलिफ सतह से आपको उसको
मैनेज करना आसान होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि निचली सतह पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, गांव में छोटे शहरों में एक दूसरे को जानते हैं, वो इंतखाब बेहतर कर सकते हैं अपने नुमाइंदों का। लेकिन उसके बाद फिर है कि वो नुमाइंदे जानते हैं कि हम में से कौन शख्स जो है कितना बेहतर है, कितनी अच्छी उसने काम किए हैं, यहाँ पे कौन हमारी नुमाइंदगी बेहतर कर सकता है। तो फिर ऊपर की सतह पे जो है वो नुमाइंदे ही चुनते हैं और ऊपर भेजते हैं। ऐसा नहीं होता हमारी तरह जो डेमोक्रेसी में भी है कि एक शख्स बिल्कुल जिसको कोई जानता भी नहीं है और आप उसको वोट दे रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, और पता चलता है कि कहीं बाहर से कोई आ गया और वो वजीर आजम और सदर बन गया, और बाद में उसको कहना पड़ा कि मुझे तो ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कैसे सिलसिला होता है। हमारे तो जब हम हुकूमत में आए तो पता चला हमें कि हालात क्या हैं, तो वो ये बात करने के काबिल नहीं रहते। आप देखिए, मुझे बड़ी हैरत होती है, पाकिस्तान में आप किसी पढ़े लिखे शख्स से पूछिए कि आपने वोट किसे दिया है, क्या जवाब मिलता है? अमूमन आपको जवाब ये मिलता है कि मैंने तो वोट फलां को दिया है, नवाज शरीफ को दिया है, इमरान खान को दिया है, जरदारी को दिया है। या आप उनसे पूछें कि भाई ये लोग आपके हलके में खड़े हुए थे, तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप कोई अहमकाना बात कर रहे हैं। हालांकि अहमक तो वो है जो उस शख्स को वोट दे रहा है जो उसके हलके में खड़ा ही नहीं हुआ। और जाहिर है कि वो फिर आप आंखें बंद करके जो लीडर ने बंदा खड़ा कर दिया उसको वोट दे दिया। ना तो वो लोग उस शख्स से वफादार हैं जिसको उन्होंने मुंतखब किया, ना वो शख्स उनसे वफादार है। और बरमला हमने लोगों को कहते सुना है कि जी मैं तो फलां के वोट पे असेंबली में आया हूं। अब ऐसा शख्स मुझे बताइए कि वो किससे वफादार होगा? वो आपसे वफादार होगा, वो मुल्क से वफादार होगा, या वो उससे वफादार होगा जिसकी वजह से उसको वोट मिले? बहरहाल इस तरह जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो मुंतखब होती है। और फिर जो मैंने बताया कि आपको दूसरी जो है वो CPP-CC, चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। अगर आप दोबारा मुआवजा करना चाहें, जो कि बहुत करीब नहीं होगा, लेकिन एक सेनेट की तरह की एक नुमाइंदा जो है वो ग्रुप है कि जिसमें तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से सियासी गैर सियासी लोग, टेक्नोक्रेट्स, फौज के नुमाइंदे, हत्ता कि ताइवान जो अभी चीन के अंडर नहीं है उनके भी नुमाइंदे, बाकी सियासी जमातों के नुमाइंदे जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और बुनियादी मकसद जो है उसका वो है सियासी मुशावरत, तकनीकी मुशावरत, NPC और हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखना, और चीन के तमाम तबकात की नुमाइंदगी करना। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि चीन में, बल्कि बड़े बड़े जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं वो भी अक्सर ये कहते हैं कि चीन में एक ही पार्टी है जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है। ये बात दुरुस्त नहीं है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा भी 8 सियासी जमातें हैं रजिस्टर्ड, लेकिन बहरहाल चीन के दस्तूर के मुताबिक हुकूमत जो है वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनाती है। बाकी जमातें जो है मैंने जैसा कि बताया कि मुशावरत के प्रोसेस में जो है वो शामिल होती हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस और CPP-CC, जैसा कि मैंने बताया, ये 5 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब होते हैं, और हर साल मार्च के पहले हफ्ते में जो है इनके सालाना इजलास होते हैं बीजिंग के अंदर, जो चीन का दारुल खिलाफा है। और ये बहुत अहम इसलिए होते हैं कि इसमें जो है एक तो पूरे साल की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। हुकूमत जो है वो अपनी 1 साल की जो है वो रिपोर्ट पेश करती है कि हमने ये काम किए, ये हमारे अहदाफ थे, ये हमने पूरे किए, ये हम नहीं कर सके। इसके अलावा वो आइंदा के लाहे अमल के बारे में बताते हैं कि आइंदा जो है
हुकूमत की सिमत क्या होगी, जो आपकी क़यादत है आइंदा की, उसका तयन और ऐलान होता है। सदर, वज़ीर आज़म, बाकी वज़रा वगैरह जो बड़े ओहदे हैं सियासी, वो किन के पास जाएंगे। इसमें तकरीबन NPC के 3000 के करीब जो नुमाइंदे हैं वो शिरकत करते हैं। CPPCC की तरफ से कुछ 2000 से ज़ायद नुमाइंदे जो हैं वो शिरकत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इजलास है, बीजिंग में बड़ी रौनक हो जाती है ये 2 हफ्ते के लिए। और इसके अलावा ज़ाहिर है मीडिया, चीन का अपना मीडिया और पूरी दुनिया का मीडिया, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये PR की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, लोगों को पता चल जाता है। अवाम जो है वो अपने आप को शामिल समझते हैं सिस्टम के अंदर, उनको पता चलता है कि हमारी हुकूमत ने क्या किया है, क्या करने जा रहे हैं, हमारे जो हैं कायदीन कौन हैं, हमारे वज़रा कौन हैं, उनको देखने का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है। इसी तरह मीडिया के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको सोच का पता चल जाता है हुकूमत की। अवाम को भी एक हुकूमत के साथ इंटरेक्शन, एक एतमाद होता है कि हाँ ये हम में से हैं, हम इनमें से हैं। और आलमी मीडिया को भी ये पता चलता है कि चीन क्या करने जा रहा है। इस दौरान में पूरा न सिर्फ चीनी मीडिया बल्कि आलमी मीडिया भी बहुत गौर से इसको फॉलो करता है, क्योंकि चीन अब एक बहुत अहम मुल्क है और चीन की पॉलिसीज़ जो हैं, चीन की प्रोग्रेस जो है, उससे दुनिया को फ़र्क पड़ता है। तो इस लिहाज से ये बहुत अहम अजलास होते हैं। अच्छा, ये तो सब ठीक है, लेकिन वो गालिब फरमा गए हैं ना कि हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। तो यहाँ भी यही हाल है। ये तो एक निज़ाम है जो दुनिया के सामने है, चीनी अवाम के सामने है, इसको आप बज़ाहिर निस्बतन आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसके मुतवाज़ी एक और निज़ाम काम कर रहा है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो है, हत्ता कि जो लोग चीन में काम करके आ जाते हैं, उन्हें भी इसकी समझ नहीं आती। और इसको समझे बगैर चीन को, चीन की सियासत को समझना नामुमकिन है। असल फैसले वहाँ होते हैं, असल ताकत वहाँ है। मैं जो है अगले व्लॉग में इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात करूँगा, इन दो निज़ामों का मुआजना करूँगा और ये बताऊँगा कि ये दोनों कैसे और क्यों कर एक साथ चल रहे हैं। इसलिए अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो वक्त पे मिल जाए। और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि YouTube जो है इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सके। अब मैं मुख्तसरन जो इस इजलास में बातें जो सामने आई हैं, जो पॉलिसी सामने आई हैं, उनका खुलासा पेश कर देता हूँ। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यानी मसनूई ज़हानत पर तवज्जो। आपको पता है कि दुनिया इस वक्त जो है, ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो AI पे बड़ा काम कर रहे हैं, मसनूई ज़हानत पे बड़ा काम कर रहे हैं, और चीन जो है इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मेरे ज़ाती ख़्याल में तो आइंदा मुस्तकबिल में जो है चीन और अमेरिका का जो बुनियादी मुकाबला होगा वो AI के मैदान में होगा। तो इसलिए इस पे बड़ा फोकस रहेगा, चीन का है भी और आइंदा भी बज़ाहिर लग रहा है कि चीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो देगा। अच्छा, फिर आती हैं फ्यूचर इंडस्ट्रीज़, मुस्तकबिल की सनतें, जिन्हें शी जिनपिंग ने नया नाम दिया है न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस, यानी जो नई सलाहियतें हैं जो आपकी पैदावार में इजाफा कर सकती हैं मुल्क की। इस इजलास की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो यहाँ आने वाले लोगों को कोई शनाख्ती कार्ड या फिंगरप्रिंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि चेहरे की शनाख्त से। वो कैमरे लगे हुए थे, AI से लेस, वो चेहरा देखते थे और जाने
देते थे। अब ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इस पैमाने पर ये एक झलक दिखाती है कि चीन किस सिमत जा रहा है। तो आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने कहा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चीन बहुत आगे निकल गया, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो अब चीन जो है वो हाई टेक की तरफ जा रहा है। फिर एक बहुत ही अहम चीज़ जो है वो तालीम। अच्छा, पहले जो बकौल रिपोर्ट के चीन का जो जोर था, फोकस था, वो इस बात पे था कि जो तालीम है वो समाजी माशरती तरक्की के लिए जो है वो बड़ी अहम है। लेकिन अब जो है वो ये कह रहे हैं कि तालीम वो जो आगाही और शऊर दे और जिद्दत लेके आए, यानी नौजवानों के अंदर इजादात और नई चीज़ों पे काम करने का शौक़ पैदा करे, ताकि वो मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। और ये हम जैसों के लिए बहुत अहम है कि हम जो तालीम दे रहे हैं बच्चों को, उसके अहदाफ क्या होने चाहिए। अच्छा, फिर एक और बहुत अहम शोबा जो है डिफेंस और सिक्योरिटी, यानी दिफा, दाखिली और खारजी। इस पर हम चीन का ज़ाहिर है कि बड़ा ज़ोर रहा है। एक तो ताइवान का बड़ा मसला है जिसका उन्होंने इयादा किया है कि वन चाइना पॉलिसी, ताइवान के मामले पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उसके साथ उन्होंने दिफाई अखराजात का बजट जो है उसका ऐलान किया है कि वो इस साल के लिए 7.2% बढ़ाएंगे। अच्छा, बज़ाहिर हो सकता है कि ये 7.2% बढ़ाना आपको ज़्यादा लगे और चीन के बजट के हिसाब से ये ज़्यादा है भी, लेकिन अगर आप इसका मुवाजना करें कि जिनसे मुकाबला हो रहा है चीन का, तो आपको लगेगा कि इसको शामिल करके भी अमेरिका का बजट चीन से कई गुना ज़्यादा है। पिछले चंद सालों में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने, यानी आप देख लीजिए भारत, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम मुल्कों ने जो है अपने दिफाई बजट में बहुत इजाफा किया है। और अब आपने सुना है कि ये यूक्रेन और ये इसराइल में जो फ़लस्तीन में जंग हो रही है, उसकी आड़ लेके अमेरिका अपने यूरोपीय नेटो इत्तेहादियों पर भी दबाव डाल रहा है कि वो अपने दिफाई बजट में इजाफा करें। चीन मुआशी तौर पे तो अमेरिका से आगे निकल चुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी वो तेज़ी से फासला कम कर रहा है। आपको ज़्यादा फ़र्क रह नहीं गया। सिर्फ अस्करी लिहाज से अभी अमेरिका को वाज़े बरतरी हासिल है, और अब जो है चीन आहिस्ता आहिस्ता उस फासले को भी कम करता नज़र आ रहा है। फिर एक और अहम मसला जो हर बजट में हर मुल्क को दरपेश होता है, वो है मईशत, इकॉनमी। तो इस बजट में पिछले बजट की तरह चीन ने जो हदफ रखा है वो 5% रखा है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद ये थोड़ा सा एम्बिशियस हासिल ना हो सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीन की तरक्की को देखते हुए 5% जो है वो काबिल हसूल बजट है। और इस इजलास के अंदर जो है तमाम मंदूबीन ने और वज़रा ने ये एतराफ़ किया है कि चीन को ख़तरात लाहक हैं, लेकिन चीन उन पर काबू पाने के लिए तैयार है। चीन की एक बड़ा नुकसान जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट में जो है कमी की वजह से आया है, लेकिन चीनियों का ख्याल ये है कि अब वो हाई टेक की तरफ जाके, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाके, सर्विसेज सेक्टर को इम्प्रूव करके जो है वो उसको अपनी कमी को पूरा कर लेंगे। इस इजलास की ये अहमियत रही है कि चीन के जो प्रीमियर हैं, मैंने बताया था कि जो स्टेट काउंसिल होती है वो उनकी हुकूमत होती है, तो स्टेट काउंसिल का जो हेड होता है, ये उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते, प्रीमियर कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो वज़ीर आज़म ही है। वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो जो है ऐलानात करता है, उससे बहुत सी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा बावजूद जो है वो चीनी प्रीमियर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो इसलिए जो साइड लाइन्स पे जो दूसरे वज़रा के साथ बातें हुई, उनसे बहुत सी बातें समझ आई हैं, लेकिन जो है वो एक तशनगी रह गई है कि अगर
پریمیئر خود آتے اور تفصیل سے بات کرتے تو بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ یقیناً بہت دلچسپ ہوگی، اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔